हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य सरल अध्ययन माला से MA 4th सेमेस्टर में पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग, जो कि एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम इसकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी सेकेंड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोक संस्कृति, विशेषताएं, लोक संस्कृति का पर्यटन पर प्रभाव देखेंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक संस्कृति एवं संस्कार देखेंगे। मेले, उत्सव, कुंभ का मेला एवं सिंहस्थ मेला, भगोरिया एवं अन्य मेलों को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको इसकी 5 यूनिट्स जो पूरी दी गई हैं उनको एक साथ चाहिए है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम आपके लिए लिंक दे देंगे सारे वीडियो की एक साथ। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए है तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक QR कोड, उस पर 99 का पेमेंट कर दीजिए और 9826091601 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए उसकी स्क्रीनशॉट। हम आपके लिए PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड यूनिट को। सेकेंड यूनिट का पहला प्रश्न, लोक संस्कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के प्रभाव में उनके अस्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। लोक संस्कृति क्या है? इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। लोक संस्कृति का अर्थ, लोक संस्कृति का वास्तव अर्थ उस संस्कृति से होता है जो कि ग्रामीण और विशेषकर कृषक समाज में उदय होती है और इसी समाज में विकसित होती है। ग्रामीण लोक संस्कृति को परिभाषित करते हुए जॉर्ज M. फोस्टर ने बताया है कि लोक संस्कृति को जीवन के एक सामान्य जीवन यापन की विधि रूप में देखा जा सकता है, जो एक क्षेत्र विशेष के रूप में बहुत से गांव, कस्बे और नगरों के कुछ लोगों और सभी लोगों की विशेषताओं के रूप में होती है। और यह एक लोक समाज उन व्यक्तियों के लिए संगठित समूह के रूप में है। उनकी एक अपनी पृथक लोक संस्कृति होती है। वास्तव में विश्व संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से दो प्रकार की संस्कृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक लोक संस्कृति होती है जिसका सीधा संपर्क लोक से होता है और दूसरी संस्कृति होती है जो कि समाज के विदित वर्ग द्वारा सूचित संस्कृति से होती है, जो प्रायः नगरों या विद्या के केंद्र में निर्मित होती है। अर्थात लोक संस्कृति नगरीय या विदित समाज की संस्कृति से भिन्न विशेषताओं वाली संस्कृति मानी जाती है। लोक संस्कृति की विशेषताएं, रेडफील्ड, जेमरमैन, सोरोकिन, हर्शकोविट्स, गैल्पिन आदि विद्वानों ने लोक संस्कृति की अवधारणाओं को इनके अनेक विशेषताओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहली आती है सरलता। लोक संस्कृति का निर्माण करने वाले सभी तथ्य अर्थात निर्धारक इकाइयों की प्रकृति बहुत ही सरल होती है। लोक संस्कृति से संबद्ध साहित्य मौलिक परंपराओं के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न समूहों को हस्तांतरित होता है। इस साहित्य में सामूहिकता के दर्शन होते हैं, व्यक्तिवादिता के नहीं। अभिप्राय यह है कि लोक संस्कृति में अनेक पीढ़ियों की भावनाएं निहित होने के कारण यह संस्कृति सरलता और निष्कपटता को अधिक महत्व देती है। नेक्स्ट आते हैं मौखिक सांस्कृतिक परंपरा। मौखिक संस्कृति परंपरा, लोक संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसका कोई लिखित स्वरूप नहीं होता, बल्कि यह एक मौखिक रूप से हस्तांतरित होती है। इसकी कोई ऐसी संस्था भी नहीं है जो कि व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण दे सके। इसमें धर्म, साहित्य, संगीत, लोक गाथाओं और विश्वासों के प्रशिक्षण को ही महत्व माना जाता है। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, विश्वास एवं विधि विधानों तथा शिष्टाचार
के लिए पुस्तकों की किन्हीं लिखित नियमों का पालन नहीं किया जाता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, पड़ोस और अनौपचारिक समूहों में इनकी मौखिक सीख प्राप्त होती है। नेक्स्ट आते हैं व्यवसायीकरण का अभाव। लोक संस्कृति अव्यावसायिक होती है। इसकी अभिव्यक्ति और प्रदर्शन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता। इसमें संबंध विचारक, कलाकार, संगीतज्ञ, शिल्पकार आदि की अपनी कला का प्रदर्शन लाभ प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य मनोरंजन और ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। नेक्स्ट आता है कृषक जीवन पर आधारित। लोक संस्कृति कृषि जीवन से संबंधित होती है। कृषक अपनी प्रत्येक क्रियाओं के लिए अलग अलग लोकगीत, गाथाओं आदि को जोड़ते हैं। बीज बोते समय, सिंचाई, कृषि की रखवाली करते समय, अनाजों के खलिहानों से लाते समय ऐसे गीतों का प्रयोग करते हैं। इनमें लोकगीत, कथाओं में कृषि संबंधी बातों का वर्णन होता है। चित्रकारी भी ग्रामीण पर्यावरण से ओतप्रोत होती है। नेक्स्ट आती है कलात्मक क्रियाओं में सभी का सहभाग। लोक संस्कृति में आने वाली कलात्मक क्रियाओं में सभी लोगों का सहभाग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि लोक संस्कृति के अंतर्गत दर्शक एवं कलाकारों को अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक समय में जो व्यक्ति दर्शक होता है वही दूसरे समय में कलाकार बन जाता है। लोक नृत्य में भाग लेने वाले व्यक्ति स्वयं गीतों की रचना करते हैं, उन्हें गाते हैं तथा साथ ही नृत्य भी करते हैं। स्थानीय स्वरूप। यद्यपि भारत में ग्रामीण जीवन में अनेक ऐसी देवी देवता पर विश्वास किया जाता है तथा अनेक ऐसे त्योहार माने जाते हैं जिनका विस्तार संपूर्ण भारत में है, परंतु फिर भी यहाँ के लोगों में अपने अनेक ऐसी देवी देवता, त्योहार, मेले, अनुष्ठान आदि देखे जाते हैं जिनका विस्तार संपूर्ण भारत में ना होकर केवल स्थानीय में ही होता है। लोक संस्कृति में इस स्थानीय स्वरूप को ही अधिक महत्व दिया जाता है। धर्म तथा विश्वासों का यह स्थानीय स्वरूप लोक संस्कृति की विशेषताओं को स्पष्ट करता है। बौद्धिक, धार्मिक, नैतिक जीवन की दृष्टि से पूर्णता का अभाव। बौद्धिक, धार्मिक, नैतिक जीवन की दृष्टि से लोक संस्कृति कभी पूर्ण नहीं होती। लोक संस्कृति, अभिजात संस्कृति एक दूसरे से प्रभावित होती रहती है। लोक संस्कृति अभिजात संस्कृति से अधिक अपने सदस्यों के भौतिक एवं अभौतिक विकास के लिए बड़ी सीमा तक प्रभावी होती रहती है। इसी प्रकार से अभिजात संस्कृति भी लोक संस्कृति को अपनाने में और उसमें कुछ परिवर्तन करके समाविष्ट करती जा रही है। सृजनात्मकता। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि लोक संस्कृति में सृजनात्मक शक्ति विशेष रूप से होती है। इसमें व्यक्तियों के उपासना गृह, धर्म से संबंधित उत्सव, अनुष्ठान, त्योहार तथा नृत्य आदि व्यक्तियों की सामूहिकता को बढ़ाते हैं। लोक गाथाएं, भजन कीर्तन एवं वृद्धों के जीवन के अनुभव लोक संस्कृति में मनोरंजन के प्रमुख आधार होते हैं। व्यक्तित्व के विकास, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित नाटक एवं खेल आदि होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सभी किसी स्थान पर लोक संस्कृति जितनी अधिक प्रभावपूर्ण होती है, वहाँ के व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष उतना ही संगठित मिलता है। नेक्स्ट आते हैं लोक संस्कृति की अवधारणा की समाज शास्त्रीय आलोचना। क्या समाजशास्त्र या समाजशास्त्री जो है आलोचना करते हैं लोक संस्कृति की। लोक संस्कृति की अवधारणा के प्रवर्तक और समर्थक रॉबर्ट रेडफील्ड मानते हैं कि आधुनिक युग में समाजशास्त्रियों द्वारा इस अवधारणा की आलोचना की जाती है। इसके प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। पहले आते हैं सोल टैक्स का अध्ययन। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक संस्कृति की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब कोई एक लोक संस्कृति किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में आती है तो उसमें धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु सोलटैक्स ने अपने अध्ययन में इस बात का खंडन किया है और इनकी मान्यता है कि दोनों संस्कृतियां एक ही समाज में अपना अपना अस्तित्व स्वतंत्र रूप से बनाए रखती हैं। ऑक्सर लेविस का अध्ययन।
लेविस ने एक गांव भारत में और एक गांव मैक्सिको में अपने अध्ययन के लिए चयन किया था। भारत में दिल्ली के पास रानीखेत और मैक्सिको में टोपोल्जलैन गांव का अध्ययन किया था। इस अध्ययन के आधार पर लेविस का मानना है कि लोक संस्कृति में परिवर्तन केवल नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही नहीं, प्रत्येक संस्कृति के परिवर्तन के उनके आंतरिक एवं बाह्य कारण भी होते हैं, जिन्हें लैंडफील्ड ने स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं लोक संस्कृति का प्रारूप अस्पष्ट है। लोक संस्कृति की आलोचना का एक आधार यह है कि लैंडफील्ड ने इस संस्कृति की जिन विशेषताओं की अभिव्यक्ति की है, वैसी विशेषताओं और सांस्कृतिक तत्व एक समान रूप से सभी लोक संस्कृतियों में नहीं पाए जाते। भिन्न भिन्न आदिवासी जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। इन संस्कृतियों का मूल अवस्था भी पृथक पृथक होती है। अतः लोक संस्कृति का जो स्वरूप और विशेषता लैंडफील्ड ने बताई थी, वे सभी प्रकार की लोक संस्कृतियों पर लागू नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपूर्ण। कुछ समाजशास्त्रियों की आलोचना का आधार यह है कि इस अवधारणा में लोक मनोवैज्ञानिक हैं उन कारकों को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया है और लोक संस्कृतियों के अनुयायियों के चरित्र की विशेषताओं पर समुचित प्रकाश नहीं डाला गया है। नेक्स्ट आते हैं कोबर के विचार। प्रसिद्ध मानवशास्त्री कोबर के अनुसार भी इस अवधारणा की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें केवल ग्रामीण संस्कृति परिवर्तन होकर जो नगरीय संस्कृति है उसके रूप में परिवर्तित नहीं होती, अपितु नगरीय संस्कृति भी ग्रामीण लोक संस्कृति से निरंतर प्रभावित होती रहती है। सैद्धांतिक आधार का अभाव। कुछ विद्वान समाजशास्त्रियों के विचार अनुसार लोक संस्कृति की अवधारणा की रचना के साथ साथ लैंडफील्ड इसकी कोई गहन सैद्धांतिक रूपरेखा नहीं बना पाते। यही कारण है कि इस अवधारणा के आधार पर मनोवैज्ञानिक प्रकारवादी एवं ऐतिहासिक सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन नहीं किए जा सकते। जॉर्ज फोस्टर के विचार। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जॉर्ज फोस्टर ने भी लैंडफील्ड लोक संस्कृति की अवधारणा की आलोचना की है। इनकी आलोचना का आधार यह है कि लैंडफील्ड ने लोक संस्कृति के अकेलेपन की विशेषता पर जोर दिया है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। सांस्कृतिक तत्व सर्वदा एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित होते रहते हैं। जब लोग एक समूह के रूप में अतिथि या तीर्थ यात्रा आदि करते हैं तो वे अपने सांस्कृतिक तत्वों का प्रसार करते हैं और नवीन स्थानों के तत्वों को ग्रहण करने में बड़ा योगदान देते हैं। अतः लोक संस्कृति को अकेली संस्कृति कहना अनुचित है। नेक्स्ट आते हैं मृत संस्कार को विस्तार से समझाइए। विभिन्न धर्मों में मृत्यु संस्कार का वर्णन कीजिए। मृत्यु संस्कार। मृत्यु हो जाने की क्रिया मृत्यु संस्कार। मृत्यु हो जाने पर किया जाने वाला संस्कार अंत्येष्टि या फिर मृत्यु संस्कार कहलाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म में दाह संस्कार की परंपरा है। साधु और जो बच्चे होते हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या दाह संस्कार नहीं किया जाता। मृत्यु संस्कार। मृत्यु हो जाने पर किया जाने वाला संस्कार अंत्येष्टि या फिर मृत्यु संस्कार कहलाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म में दाह संस्कार की परंपरा है। साधु और बच्चों का दाह संस्कार नहीं होता। मृत्यु संस्कार में मृतक शरीर को पहले धरती पर लिटाया जाता है, लकड़ियों की अर्थी बनाई जाती है और उस पर जो मृतक होता है उसको लिटाकर शमशान ले जाया जाता है। परिवार का कोई सदस्य आगे आगे हांडी में अग्नि लेकर शमशान घाट में चिता तैयार की जाती है। सभी लोग चिता की परिक्रमा करते हैं। शव को उस पर लेटाया जाता है। परिवार का व्यक्ति पुत्र चंदन, अक्षत, घी आदि से पूजा करके चिता को अग्नि देता है। आजकल बॉक्स में रखकर मृतक को इलेक्ट्रिक भट्टी, मशीन, विद्युत शवग्रह द्वारा राख में बदल दिया जाता है। कुछ जगह जल दान देने की प्रथा भी है। इसके साथ चलते गंगा यमुना में कुछ शव बहते हुए भी देखे जा सकते हैं।
शव को पत्थर से बांधकर या फिर नाव में शव को रखकर जल में ले जाकर उसे डुबो दिया जाता है। जिसने भी ये देखा होगा थोड़ी थोड़ी सी आंखें नम हो गई होंगी ना, तो जो कि हमारी अभी आवाज में भी आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। शवदाह की दूसरी और तीसरी दिन घर के पुरुष सदस्य शमशान जाते हैं। शव की खारी में से हड्डियों को बीनते हैं। खारी में से संचित हड्डियों को फूल कहा जाता है। इन फूलों को समर्थ के अनुसार प्रयागराज गंगा नदी में या नर्मदा नदी में या समीप में बहती किसी भी नदी में विसर्जित करते हैं। वही बाल मुंडवाते हैं और पिंडदान करते हैं। तीसरे दिन उठावना होता है जिसमें मृतक को श्रद्धांजलि दी जाती है और फिर घर के सदस्य मंदिर जाते हैं। तत्पश्चात अपने कार्यस्थल पर जाते हैं। मृतक के 10वें दिन घर की शुद्धि होती है, शुद्धता किया जाता है और कुटुंब के लोग और जान पहचान वाले लोगों को भोजन कराया जाता है। 13वें दिन है ना, 10वें और 13वें दिन कराया जाता है। दसवें दिन मृत्यु के 13वें दिन 13वीं जो कि त्रयोदशी संस्कार होता है। 13 ब्राह्मण एवं एक परिवार के लोगों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी जाती है। मृत्यु परांगत 13 दिन तक परिवार में जो शोक और अपवित्रता मानी जाती है उसे शूतक कहा जाता है। मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात किया जाने वाला संस्कार वर्षी कहलाता है। इसमें हवन इत्यादि होता है तथा तत्पश्चात ब्राह्मण तथा नाते रिश्तेदारों को भोजन कराया जाता है। नेक्स्ट आता है पितृपक्ष कनागत या कड़वे दिन। पितृपक्ष श्राद्ध पूर्णिमा के साथ शुरू हो जाता है। 16 दिन के बाद शर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होता है। हिंदू अपने पूर्वजों अर्थात पितरों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध के समय पूर्वज अपने जीवित रिश्तेदारों को आशीर्वाद देने पृथ्वी आते हैं। कड़वे दिन अर्थात पितृपक्ष में पितरों को पानी दिया जाता है। भोजन का अंश निकालकर छत पर कौए हेतु रखने को भी कहते हैं और यह खाद्यान्न का गौर कहा जाता है। इस प्रकार मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विधि संस्कार पूर्ण विधि विधान से आस्था एवं विश्वास के साथ मनाए जाते हैं। जनजाति समाज में मृत्यु संस्कार। विभिन्न जनजाति में मृत्यु संस्कार भी अलग अलग विधियों परंपराओं से संपन्न किए जाते हैं। भारिया भील भिलाला कोरकू गौड़ समाज में मृत्यु संस्कार विधि विधान से मनाए जाते हैं। सामान्यतः जनजाति में शव को दफनाया जाता है परंतु कभी कभी उनका देह संस्कार भी किया जाता है। मृतक को अपने परिवार और रिश्तेदार शमशान स्थान ले जाते हैं। अग्नि देने वाले व्यक्ति अधिकतर पुत्र ही होता है। यह संस्कार के पश्चात लोग स्नान करके ही घर लौटते हैं। लगभग सभी जनजातियों में तीसरे दिन शुद्धिकरण किया जाता है और 10वें दिन सगे संबंधियों को भोजन कराया जाता है। शव को दफनाते समय उसके साथ उसकी प्रिय सामग्री एक समय का खाना तमाकू बीड़ी चिलम इत्यादि रखी जाती है। पहले घर के लोग मिट्टी देते थे, फिर गांव के सभी लोग मिट्टी देते हैं। भीलों में मृत शरीर को जलाने और दफनाने की प्रथा है। जिनकी मृत्यु बीमारी से होती है तथा जिनकी कोई सगा संबंधी नहीं होता उनके मृतक शरीर को दफनाया जाता है, जबकि जो शेष अन्न का दाह संस्कार किया जाता है। मृतक का पुत्र अर्थात कोई सगा संबंधी 3 या 5 परिक्रमा करके अग्नि प्रज्वलित करता है। दाह प्रक्रिया के बाद सभी लोग किसी जलाशय में स्नान करके मृतक के घर लौट जाते हैं। तीसरे दिन दिया करते हैं, उससे सभी को भोजन कराया जाता है। संपन्न लोगों में बारवाह करने की भी प्रथा होती है। नेक्स्ट आती है भिलाला जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाने पर परिवार और नाते रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है। ढोलकिया ढोल बजाता है। सागौन की लकड़ी से अर्थी बनाई जाती है। मृतक को अमाड़ी की रस्सी से उसी अर्थी पर बांधा जाता है। घर के लोग बाल बनवाते हैं। नाते रिश्तेदार मृतक शरीर का पर कफन डालते हैं। लड़का
कि रिश्तेदार जो मृतक व्यक्ति को मुखाग्र अग्नि देता है उसको साफा बांधा जाता है। सभी उस कपड़े और रुपए आदि देते हैं, उसे कपड़े और रुपए आदि वगैरह देते हैं। मृतक व्यक्ति को जलाने के बाद नदी आदि के किनारे भोजन कराया जाता है और सभी लोग भोजन पर वापस आते हैं। इसे ही तीर्थ भोजन कहा जाता है। गौड़ जनजाति में अग्निदाह और दफनाने की प्रथा होती है। स्वाभाविक मृत्यु से मरे व्यक्ति की अग्निदाह किया जाता है और बीमारी से होने वाली मृत्यु में मृतक को दफनाते हैं। मृतक संस्कार में दशमानी और दशमान की प्रथा महत्वपूर्ण क्रियाकर्म होती है। गौणों में होती है ये, है ना। इस दिन महिलाएं घर लीप पोत कर शुद्ध करती हैं। परिवार के लोग सिर दाढ़ी मूछ मुड़वाते हैं और दशागान में गंगा पूजा और मृतक भोज होता है। कोरकू समाज में मृतक को दफनाया जाता है, किंतु अपवाद की स्थिति में अग्नि संस्कार भी किया जाता है। मृत्यु हो जाने पर गांव के सभी लोग अर्थी लेकर शमशान जाते हैं। कुछ लोग कब्र खोदने की क्रिया करते हैं। शव को कब्र में उतारने से पहले उसमें तांबे के कुछ सिक्के डाले जाते हैं। मृतक आत्मा की शांति के लिए कब्र के चारों ओर आटा और हल्दी आदि को रखा जाता है। सबसे पहले मृतक का पुत्र निकट रिश्तेदार एक मुट्ठी मिट्टी डालता है, फिर शमशान के सभी लोग मिट्टी में गड्ढे को पाट देते हैं। इसके बाद सभी पुरुष स्नान करके घर लौटते हैं। मुसलमानों में अंतिम संस्कार। मुसलमानों में भी मृतक के अंतिम संस्कार में शव को कब्र में लिटाकर ऊपर से उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक दिन कयामत या प्रलय होगी और उस दिन उनसे उनके कर्मों का हिसाब होगा और उन्हें उनके अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर जन्नत या दोज़ख में रखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पारसियों में अंतिम संस्कार। पारसियों में आज भी मृतक को ना तो दफनाया जाता है और ना ही जलाया जाता है। पहले वे शव को पहले से नियुक्त खुले स्थान पर रख आते हैं और आशा करते हैं कि हमारे परिजन गिद्धों का भोजन बन जाएंगे, लेकिन आधुनिक युग में यह संभव नहीं है और गिद्धों की संख्या में भी तेजी से घट गई है। तब इन्होंने नया उपाय ढूंढ निकाला है। वे शव को उनके पहले से नियुक्त कब्रिस्तान में रख देते हैं, जहां पर सौर ऊर्जा की विशालकाय प्लेटें लगी होती हैं। इसमें तेजी से शव धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाता है। यहूदियों में दफनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई है। ईसाई धर्म की शुरुआत में मृतकों को चर्च में रखा जाता था। चर्च मृतकों को रखे जाने का स्थान बन गया था। फिर धीरे धीरे दफनाए जाने का प्रचलन चला। कालांतर में चर्च से अलग कब्रिस्तान बने। वैसे तो सभी धर्मों में अपने परिजनों की मृत्यु पर गम मनाने की परंपरा है। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई आदि सभी में मौत का मातम मनाया जाता है, लेकिन सभी धर्मों के अंतर्गत कुछ ऐसे समाज हैं जो कि धर्म के नियमों से हटकर भी कार्य करते हैं। उनमें से कुछ समाज अपने परिजनों के मरने का गम मनाते हैं और कुछ समाज मौत का उत्सव मनाती है। गम मनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं और उत्सव मनाने के तरीके भी भिन्न होते हैं, लेकिन एक बात समान है कि दोनों ही तरीकों में मृत्यु भोज दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं भारत के विभिन्न मेलों और उत्सवों का वर्णन कीजिए। भारत के प्रमुख मेले। मेले भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग हैं। भारत में मेले आर्थिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विधि विधानों का अपूर्व अंग है। यहाँ सर्वाधिक मेले फरवरी मार्च, अप्रैल, मई में लगाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में कौन कौन से मेले दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। पहले आता है गंगा सागर मेला, जो कि पश्चिम बंगाल में लगता है। पश्चिम बंगाल के इस मेले का आयोजन कलकत्ता के निकट हुगली नदी के तट पर
ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला विक्रमी संवत के अनुसार प्रति वर्ष पौष मास के अंतिम दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कुंभ मेला प्रयागराज हरिद्वार। कुंभ मेला प्रयाग हरिद्वार उज्जैन और नासिक में लगता है। अभी कहाँ लगा था? प्रयागराज में लगा था। प्लीज फ्रेंड्स कमेंट करिए जो प्रयागराज में कुंभ मेले में गए। चलिए देखते हैं हम कुंभ मेले। कुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेले में स्नान करते हैं। कुंभ मेला 4 जगहों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर 12 वर्षों में आयोजन किया जाता है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में तथा बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के होने पर इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं। यहाँ स्नान करने साक्षात स्वर्ग दर्शन करना माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। पुष्पक मेला राजस्थान। पुष्पक ऊंट मेला या कार्तिक मेला जो कि राजस्थान में आमेर से लगभग 12 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में हर साल आयोजित किया जाता है। पुष्कर राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। पुष्कर मेले में देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल आते हैं। मेले में कुछ खास आकर्षणों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पुष्पक मेला जो पुष्कर मेला है, यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि 9 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोनपुर मवेशी मेला बिहार। सोनपुर बिहार की सारण या वैशाली जिले की सीमा पर गंगा और गंडक नदी के मिलन स्थल सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थायी लोग इसे अस्त्र मेला पुकारते हैं। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला विदेशी सैलानियों के लिए खास आकर्षण है। कार्तिक पूर्णिमा को होकर अगले 1 महीने तक चलने वाले सोनपुर मेले को देश दुनिया में एशिया के सबसे बड़े फेस्टिवल के तौर पर जाना जाता है। यह मेले में हाथी, घोड़े, ऊंट, कुत्ते, बिल्ली और विभिन्न प्रकार के पक्षी सहित कई दूसरी प्रजातियों के भी पशु पक्षियों का बाजार सजाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। यह भारत के प्रमुख मेले के रूप में सम्मिलित है, जो कि लद्दाख में बौद्ध समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। हेमिश गुम्पा मेला में लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिश गुम्पा में आयोजित किया जाता है। हेमिश गुम्पा मेला हर साल बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने में मनाया जाता है। हेमिश गोम्पा मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है स्थानीय लोगों द्वारा मुखौटा पहनकर किए जाने वाले नृत्य। नेक्स्ट आते हैं अम्बुबाची मेला असम। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर परिषद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह एक प्रमुख एवं बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। अम्बुबाची महोत्सव जब तक कामाख्या देवी का मासिक धर्म संपन्न होता है, तब तक यह मेला भव्य लगता है। इसी मेले को अम्बुबाची महोत्सव कहा जाता है। पुरातन काल की कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती के मृतदेह के तकरीबन 51 टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। कितने? 51 टुकड़े गिरे थे। जिस स्थान पर उनकी योनि गिरी थी, उसी स्थान पर कामाख्या देवी का मंदिर बना है। नेक्स्ट आते हैं भारत के प्रमुख वाणेश्वर धाम मेला राजस्थान में। भारत के प्रमुख मेले जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही, सोम और जाखम नदी की पावन जल से घिरा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बाणेश्वर धाम मेला लगता है, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग मेले और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का नजारा भी यहाँ देखने को मिलता है। टापू पर बाणेश्वर शिव का मंदिर है, जिसे 500 वर्ष पहले डूंगरपुर के महारावल आशकरण के द्वारा बनवाया गया था।
महारावल आस्करण के द्वारा बनवाया गया था। बाणेश्वर धाम मेला राजस्थान में बाणेश्वर जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। नौचांडी मेला उत्तर प्रदेश। भारत के प्रमुख मेले नौचांडी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह मेला प्रति वर्ष लगाया जाता है। यह एक ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। चैत माह में नवरात्रि त्योहार से एक सप्ताह पहले मनाया जाता है। यह एक माह तक चलता है। मेले में हर साल लाखों की संख्या में लोग मेले का आनंद लेने आते हैं। नेक्स्ट आता है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा। सूरजकुंड मेला हरियाणा जिले के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। यह एक हस्तशिल्प मेला है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध हस्तशिल्पी कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। इस मेले में देश विदेश के कलाकार होते हैं। वर्तमान में इस मेले में हस्तशिल्पी और हथकरघा कारीगरों के अलावा विविध अंचलों की वस्त्र परंपरा, लोक कला, लोक व्यंजनों के अतिरिक्त लोक संगीत, लोक नृत्यों का भी संगम होता है। इस मेले में हर वर्ष किसी एक राज्य को थीम बनाकर उसी कला, संस्कृति, सामाजिक परिवेश और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं माघ मेला प्रयागराज। भारत के प्रमुख मेले दुनिया भर में सबसे बड़ा मेले कहे जाने वाले माघ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में जनवरी फरवरी माह में यहाँ पवित्र संगम के किनारे विश्व प्रसिद्ध माघ मेला आयोजित कराया जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इस माघ मेले को कल्पवास भी कहा जाता है। माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। यहाँ देश विदेश से लोग मेला देखने आते हैं। नेक्स्ट आता है श्रवणी मेला झारखंड। कहाँ पे है श्रवणी मेला? झारखंड में आयोजित किया जाता है। झारखंड के देवघर में श्रवण के महीने के दौरान बाबा धाम का महत्व बढ़ता है और भारत के एक प्रमुख मेले का आयोजन किया जाता है जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा धार्मिक मेला है। यह अनुमान लगाया जाता है कि एक महीने में इस अवधि में लगभग 50 लाख तीर्थयात्री बाबा धाम में जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं मूडारम जात्रा तेलंगाना। दक्षिण भारत के प्रमुख मेले मूडारम जात्रा हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। यह दक्षिण भारत के कुंभ मेले के तौर पर मशहूर है। समक्का सरलम्मा देवी के दर्शन हेतु इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं जहां मुर्गे और बकरों की बलि दी जाती है। इसके अलावा नारियल और गुड़ विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। 4 दिवसीय यात्रा में देश विदेश के करीब 1.5 करोड़ लोग आते हैं। इसे आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। यूनेस्को ने इससे सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट आते हैं त्रिशूलम पूर्णम केरल। भारत के दक्षिण में केरल राज्य के प्रमुख मेला थिरुनाडु मैदान पर्वत पर स्थित वड़ाकुनाथम मंदिर है। नगर के बीचों बीच आयोजित किया जाता है। यह मलयाली मैडम मास की पूरम तिथि को आयोजित किया जाता है। त्रिशूल पूरम त्रिशूल नगर का वार्षिक उत्सव है। यह भव्य रंगीन मंदिर उत्सव केरल के सभी भागों से लोगों को आकर्षित करता है। त्रिशूल में हाथियों का जुलूस सभी के आकर्षण का केंद्र रहता है जिसे देखने के लिए भारत के अलावा दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट आता है कुंभ सहस्त्र मेले पर विस्तृत लेख लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसमें कुंभ, अर्धकुंभ और सिंहस्थ आता है। कुंभ का पर्व किन 4 स्थानों पर होता है संक्षिप्त में बताइए। कुंभ मेला या सिंहस्थ मेला। कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से हो रहा है लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री हेनसोंग के लेख में मिलता है। इसमें 6वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में होने वाले कुंभ का प्रसंग वंश वर्णन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। प्रत्येक 3 वर्षों में आता है कुंभ। 3 वर्षों में नहीं आता, 12 वर्षों में आता है और ऐसे देखा जाए तो 4 वर्षों में लगता है। उक्त 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। इसलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक
12 वर्ष बाद इस कुंभ मेले का आयोजन कराया जाता है। जैसे उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद यह 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर उसके 3 वर्ष बाद प्रयागराज और उसके अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसके 3 वर्ष बाद फिर उज्जैन में आयोजित होगा और उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। कुंभ क्या है? कलश को कुंभ कहा जाता है। कलश का अर्थ होता है घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। देवता असुर जब अमृत कलश को लेकर एक दूसरे से छीन रहे थे, तब उसकी कुछ बूंदें धरती पर 3 नदियों में गिरी थी। जहां जब वे बूंदें गिरी, उस स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इन 3 नदियों का नाम है गंगा, गोदावरी और शिप्रा। अर्धकुंभ क्या है? अर्धकुंभ का अर्थ होता है आधा। हरिद्वार प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 माह के अंतराल में अर्धकुंभ का आयोजन कराया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भी कुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषी विश्लेषण उपलब्ध हैं। कुंभ पर्व हर साल 3 साल के अंतराल में हरिद्वार में शुरू होता है और हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। हरिद्वार से शुरू होगा, फिर प्रयागराज, नासिक और उज्जैन जाएगा। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयागराज, नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 साल का अंतर होता है। यह माघ मेला संगम पर आयोजित एक वार्षिक समारोह होता है। नेक्स्ट आते हैं सिंहस्थ क्या होता है? सिंहस्थ का संबंध होता है सिंह राशि से। सिंह राशि में बृहस्पति तथा मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन कराया जाता है। देखो, जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य प्रवेश करता है, तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी के तट पर किया जाता है। यदि सिंह कहाँ जाएगा? बृहस्पति में जाएगा, मतलब सिंह जाएगा बृहस्पति जी से मिलने, तो गोदावरी में आयोजित किया जाएगा कुंभ। और यदि सिंह बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य जाएगा, तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसे महाकुंभ कहा जाता है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद आता है। इस कुंभ के कारण ही यह धारणा प्रचलित हो गई है कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, जबकि यह सही नहीं है। कुंभ का पर्व इन 4 स्थानों पर होता है। पहले आता है हरिद्वार में कुंभ। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से होता है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित कराया जाता है। हरिद्वार एवं प्रयागराज के दोनों कुंभ पर्वों के 6 वर्षों के अंतराल में अर्धकुंभ का आयोजन कराया जाता है। तो देखो, यदि हरिद्वार में हो रहा है तो इसका संबंध हो जाएगा मेष राशि से, और मेष भी किस में जाएगा? सूर्य, मतलब मेष राशि में सूर्य प्रवेश करेगा और कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश करता है। नेक्स्ट आता है प्रयागराज में कुंभ। प्रयागराज कुंभ का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिषी शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तो कुंभ राशि बृहस्पति में जा रही थी तो हरिद्वार का लग रहा था, लेकिन जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाती है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अन्य मान्यताओं के अनुसार मेष राशि के चक्र में बृहस्पति और सूर्य चंद्र की मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन कराया जाता है। देखो, 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। पहला आता है कि यदि मेष राशि में बृहस्पति प्रवेश कर जाए और सूर्य और चंद्र के मकर में प्रवेश करने से अमावस्या तक चलेगा कुंभ। दूसरा होता है मकर राशि सूर्य में प्रवेश कर जाए या बृहस्पति राशि में मतलब वृष राशि में बृहस्पति प्रवेश कर जाए तो भी कुंभ का आयोजन कराया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नासिक में कुंभ। 12 वर्षों के एक बार सिंहस्थ मेला नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में कराया जाता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य, चंद्र
के कर्क रेखा में प्रवेश होने पर, कर्क रेखा नहीं, कर्क राशि में प्रवेश करने पर कुंभ गोदावरी के तट पर आयोजित होगा। देखो बृहस्पति में क्या होगा, तो यदि बृहस्पति कर्क राशि में जाएगा तो नासिक का कुंभ आयोजित कराया जाता है। नेक्स्ट आता है उज्जैन में कुंभ। सह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश करने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित कराया जाता है। बृहस्पति कहाँ जाएगा, तुला राशि में चला जाएगा तो भी कुंभ में आयोजित, मतलब उज्जैन में कुंभ आयोजित कराया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भगोरिया पर्व पर लेख लिखिए। भगोरिया मेला क्या है, भगोरिया पर्व की रोचक बातें लिखिए। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भगोरिया नाम से होली का उत्सव मनाया जाता है। भगोरिया मेले में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चर्म पर नजर आते हैं। पर्व की तारीखों की घोषणा के साथ ही जगह जगह पर भगोरिया हाट को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन मेलों में आदिवासी संस्कृति आधुनिकता की झलक देखने को मिलती है। कहा जाता है कि आदिवासियों के जीवन में यह उल्लास का पर्व होता है। भगोरिया पर्व के उत्सव के लिए बाहर से आदिवासी अपने घर आते हैं। होली के 7 दिन पहले मनाए जाने वाले इस उत्सव में आदिवासी समाज डूबा रहता है। इन 7 दिनों के दौरान आदिवासी समाज के लोग खुलकर अपने जीवन जीते हैं। कहा जाता है कि देश के किसी भी कोने में काम करने के लिए आदिवासी भगोरिया पर अपने गांव लौट आते हैं। घर पहुंचने के बाद वे लोग हर दिन परिवार के साथ भगोरिया मेले में जाते हैं। मेले का नज़ारा खूबसूरत होता है। पूरे दिन भगोरिया मेले में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं, इसलिए भगोरिया को उल्लास का पर्व भी कहा जाता है। आदिवासी समाज के लोग 7 दिन तक अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीते हैं। नेक्स्ट आता है क्यों मनाया जाता है भगोरिया। मान्यता के अनुसार भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के समय से हुई थी। उस समय 2 भील राजकुमार राजा जो भोज थे, उनका कासूमरा और बालून ने अपनी राजधानी में भागोर मेले का आयोजन शुरू किया था। 2 राजा थे जिनका नाम था कासूमरा और बालून। इन्होंने अपनी राजधानी भागोर मेले का आयोजन किया। इसके बाद दूसरे भील राजाओं ने भी अपने क्षेत्र में इसका अनुसरण शुरू किया। उस समय इसे भागोर कहा जाता था। यही स्थानीय हाट एवं मेले में लोग इसे भगोरिया कहने लगे। इसके बाद से ही आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भगोरिया उत्सव मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं भगोरिया उत्सव की रोचक बातें। मालवा और निमाड़ के आदिवासियों का उत्सव। भगोरिया के समय धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, करगाड़ावद आदि क्षेत्रों में हाट बाजार मेले रूप ले लेते हैं और हर तरफ फागुन प्यार का रंग बिखरा नजर आता है। जीप, छोटे ट्रक, 2 पहिया वाहन, बैलगाड़ी पर दूरस्थ गांव के रहने वाले लोग इस हाट में सज धज कर आते हैं। कई नौजवान युवक युवतियां झुंड बनाकर पैदल ही आते हैं। भगोरिया पर्व का बड़े बूढ़े सभी आनंद लेते हैं। नेक्स्ट आता है ताड़ा पानी और भजिए खाना। इस दौरान ग्रामीण जन ढोल, मंदार और बांसुरी बजाते हैं और ताड़ी पीते हैं, मस्ती में झूमते हैं। व्यापारी अपने अपने तरीके से खाने की दुकानें लगाते हैं। चीजें गुड़ की जलेबी, भजिए, खरिये, सेब, पान, सुपारी, केले, ताड़ी बेचते हैं और साथ ही झूले बांधते हैं। गोदना, टैटू बनाने वाले व्यवसाय करने में जुट जाते हैं। नेक्स्ट आता है बड़ा सा ढोल बजाते हैं। हाट में जगह जगह भगोरिया नृत्य में ढोल की थाप, बांसुरी, घुंघरू की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो बहुत से मनमोहक दृश्य निर्मित कर देती हैं। बड़ा ढोल विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इसमें एक तरफ आटा लगाया जाता है। ढोल वजन में काफी भारी और बड़ा होता है। जिसमें बजने में महारत हासिल हो वही नृत्य घेरे के मध्य में खड़ा होकर इसे बजाता है। नेक्स्ट आते हैं युवक युवतियों के तय होते हैं रिश्ते।
एक से रंग की वेशभूषा में युवक युवती नजर आते हैं। इस दौरान कई युवक युवतियों का रिश्ता भी तय हो जाता है। युवतियां नख से शिख तक पहने जाने वाले चांदी के आभूषण, पांवों में घुंघरू और हाथों में रंगीन रुमाल लिए गोल घेरा बनाकर मंदार और ढोल बांसुरी की धुन पर बेहद खूबसूरत नृत्य करती हैं। लोक संस्कृति की पारंपरिक लोक गीतों से माहौल में लोक संस्कृति का एक वातावरण बेहतर वातावरण बनाया जाता है। साथ ही प्रकृति एवं संस्कृति के संगम हरे भरे पेड़ से निखर जाते हैं। नेक्स्ट आता है, देश भर से आते हैं भगोरिया देखने लोग, देश विदेश से। भगोरिया उत्सव को देखने के लिए देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आते हैं, जो कई क्षेत्रों में चिलमिलाती गर्मी और चुभती हुई ठंड में घूमते रहते हैं। यह ऐसा मौसम होता है जबकि छांव में ठंड और धूप में गर्मी लगती है। आजकल इन विदेशियों के रहने और ठहरने के लिए प्रशासन द्वारा कैंप की व्यवस्था की जाने लगी है। अब तो इन उत्सवों में सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रखी जाने लगी है। नेक्स्ट आते हैं, क्या होता है भगोरिया। कई लोगों की यह मान्यता है कि भगोरिया का अर्थ होता है भागकर शादी करना। हालांकि हाल ही के वर्षों में शिक्षित युवा वर्ग में भगोरिये के माध्यम से चलन को नकारना शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि इसे प्रणय पर्व कहने पर भी तीखी आपत्ति है। इसका प्रमुख कारण भगोरिये में आ रही विकृति, खासकर शहरी विकृतियां हैं। नेक्स्ट है, पसंदी का इजहार करने का अनोखा तरीका। भगोरिया हाट बाजारों में युवक युवतियां बेहद सज धज कर अपने भावी जीवन साथी को ढूंढने आते हैं। इनमें आपसी रंजामंदी जाहिर करने का तरीका ही बेहद निराला होता है। सबसे पहले लड़का लड़की को पान खिलाने के लिए खाने के लिए देता है। यदि लड़की पान खा लेती है तो हाँ समझी जाती है और फिर लड़का लड़की को लेकर भगोरिया हाट से भाग जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह यदि लड़का लड़की के गालों पर गुलाबी रंग लगा देता है और जवाब में लड़की भी लड़के के गाल पर गुलाबी रंग लगा देती है तो भी रिश्ता तय माना जाता है। इसी तरह से कुछ आदिवासी जनजातियों में चोली और तीर बदलने का रिवाज होता है। वर पक्ष लड़की की चोली भेजते हैं। यदि लड़की चोली स्वीकार कर लेती है तो तीर भेज दे, तब भी रिश्ता तय माना जाता है। इस तरह से भगोरिया भीलों के लिए विवाह बंधन में बंधने का अनूठा त्योहार भी होता है। इसके साथ हमारी यूनिट सेकंड है वो होती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी यूनिट थर्ड। यदि फ्रेंड्स आपको पांचों यूनिट के वीडियो के लिंक एक साथ चाहिए है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिए अपने एग्ज़ाम की डेट और हम आपके लिए सारे लिंक एक साथ सेंड करके सारे वीडियो दे देंगे। और यदि आपको चाहिए है पीडीएफ तो आपको 9826091601 पर कमेंट करना है। जो ये क्यूआर कोड दिख रहा है इस पर 99 का पेमेंट करने के बाद मैसेज करना है किस पर, 9826091601 पर मैसेज कर दीजिए, आपके लिए पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।